द्वितीय नगरीय क्रांति तथा मगध का उत्कर्ष। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक उत्कर्ष। संक्षिप्त विवरण। मगध की गद्दी पर बिंबिसार छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में बैठा और मगध पर हर्यक वंश की नींव डाली। बिंबिसार बौद्ध एवं जैन धर्मों का अनुयायी था। इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। इसी प्रकार अवंती के राजा चंडप्रद्योत जब पीलिया रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। साम्राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसके अंतर्गत उसने कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या क्षेमभद्रा से विवाह किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, जिसका उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वस्कार था, जिसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु के समय ही बौद्ध धर्म की पहली संगीति संपन्न हुई थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने कर दी। अजातशत्रु का पुत्र उदायन लगभग 475 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ये जैन धर्म का अनुयायी था। उदायन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया तथा इस नगर को अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की, लेकिन शिशुनाग का पुत्र कालाशोक राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने की। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। सिकंदर। विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर मगध नरेश धनानंद का समकालीन था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था तथा गुरु अरस्तु था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में नगरीय सभ्यता के तत्वों का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसलिए इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। चूंकि प्रथम नगरीय क्रांति इससे पूर्व सैंधव सभ्यता काल में दिखाई दे चुकी है। नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रेवोल्यूशन में किया है। इस काल के बारे में हमें विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों जैसे वेदांग या सूत्र साहित्य, विभिन्न जैन ग्रंथों तथा विभिन्न बौद्ध ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है। 600 ईसा पूर्व में राजनीति में मुख्यतः 2 परिदृश्य दिखाई देते हैं, राजतंत्र व्यवस्था एवं गणतंत्र व्यवस्था। आइए अब इनका विस्तार से अध्ययन करें। नंबर 1, राजतंत्र व्यवस्था। ऐसा शासन जिसके केंद्र बिंदु में राजा होता है, अर्थात राजा का स्थान सर्वोच्च होता है, राजतंत्र व्यवस्था कहलाता है। तत्कालीन समय में राजाओं की शक्ति के तले बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिसे महाजनपद कहते हैं। नंबर 2, गणतंत्र व्यवस्था।
इस प्रकार की व्यवस्था की कार्य पद्धति राजतंत्र से अलग होती थी। इस पद्धति में कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च न होकर सभी व्यक्तियों की समान भागीदारी होती थी। 600 ईसा पूर्व में जहां एक तरफ राजाओं के तले बड़े बड़े 16 महाजन पदों का उदय हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनाए हुए थे, जिनमें नेपाल की तराई में आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक कई गणराज्यों के होने की जानकारी हमें तात्कालीन समय के साहित्यों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिनमें वैशाली के लिच्छवी, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल तथा मिथिला के विदेह आदि प्रमुख थे। लिच्छवियों के बारे में तो जानकारी मिलती है कि उसके सभी सदस्य राजा की उपाधि ग्रहण करते थे। बड़े बड़े संस्थागारों में इनकी बैठक होती थी। सभा का अध्यक्ष होता था, जो कोरम अर्थात गणपूर्ति का ध्यान रखता था। मुद्दों को सबके सामने रखा जाता था, फिर उसमें विचार विमर्श अर्थात बहस होती थी। गुप्त मतदान होता था एवं बहुमत के आधार पर फैसला होता था। तत्कालीन समय में भारत के सिवाय गणतंत्र व्यवस्था जैसा स्वरूप विश्व के किसी भी देश में नहीं था। इस अध्याय का विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। नंबर 1, महाजनपदों का उदय। नंबर 2, बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। नंबर 3, मगध का उत्कर्ष। नंबर 4, 600 ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था। नंबर 5, विदेशी आक्रमण। नंबर 1, महाजन पदों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजाओं की शक्ति के तले बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिसे महाजन पद कहा जाता है। इस समय देश में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सभी राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक दूसरे से संघर्षरत थे। उत्तर वैदिक काल के जनपद इस समय महाजन पदों में परिवर्तित हो गए थे, जिनकी संख्या 16 थी। इन 16 महाजन पदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इन 16 महाजन पदों का विवरण अग्रवत है। नंबर 1, अंग। नंबर 2, मगध। नंबर 3, वज्जी। नंबर 4, काशी। नंबर 5, कोसल। नंबर 6, मल्ल। नंबर 7, वत्स। नंबर 8, अवंती। नंबर 9, कुरु। नंबर 10, पांचाल। नंबर 11, शूरसेन। नंबर 12, चेदी। नंबर 13, मत्स्य। नंबर 14, गांधार। नंबर 15, कंबोज। नंबर 16, अश्मक। नंबर 1, अंग। उत्तरी बिहार का आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसका वास्तुकार महागोविंद था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। अंग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जिसकी गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की जाती थी। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिय को पहले पराजित कर मगध राज के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, किंतु बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। नंबर 2, मगध। पाली साहित्य में मगध, उसके निवासियों तथा उसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर का विस्तृत वर्णन मिलता है। आधुनिक पटना तथा गया जिला मगध में सम्मिलित थे। मगध के आसपास लोहे की खानें मिलने से मगध की शक्ति में बढ़ोतरी हुई। नंबर 3, वज्जी। मगध के उत्तर में अर्थात उत्तरी बिहार का तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। वज्जी 8 कुलों का एक संघ था, जिनमें विदेह, लिच्छवी एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी संघ की राजधानी विदेह एवं मिथिला थी। इसी प्रकार लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। महावस्तु से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर ही वैशाली गए थे। गौतम बुद्ध ने वैशाली में ही नर्तकी आम्रपाली को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मगध नरेश अजात शत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। नंबर 4,
काशी। आधुनिक बनारस एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को काशी महाजनपद कहा गया, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। 600 ईसा पूर्व के पहले काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। सर्वोच्चता के लिए काशी की मगध, कोसल तथा अंक के साथ प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। गौतम बुद्ध के समय काशी का राजनीतिक पतन हो गया था। कुछ समय के लिए कोसल ने काशी को अपने अधीन कर लिया था। काशी को लेकर कोसल तथा मगध के बीच भी संघर्ष चलता रहता था। बाद में कोसल नरेश ने काशी को दहेज के रूप में मगध नरेश बिंबसार को दे दिया। नंबर 5, कोसल। इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के आधुनिक श्रावस्ती जिले के सहेत महेत नामक ग्राम से की जाती है। कोसल की सीमाएं पूर्व में गंडक नदी, दक्षिण में सर्पिका या सई नदी, पश्चिम में पंचाल तथा उत्तर में नेपाल की तलहटी थी। कोसल को सरयू नदी 2 भागों, उत्तरी कोसल तथा दक्षिणी कोसल में बांटती है, जिनमें उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी। काशी की विजय से कोसल बहुत शक्तिशाली हो गया था। इसका राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध का समकालीन और समान आयु का था। नंबर 6, मल्ल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था, जिसके 2 भाग थे, जिनमें एक की राजधानी कुशीनगर तथा दूसरे की पावा थी। इनमें कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को तथा पावा में महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राज्य में पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में वहां गणराज्य स्थापित हो गया था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मगध ने मल्ल पर विजय करके अपने राज्य में मिला लिया। नंबर 7, वत्स। वत्स जनपद के अंतर्गत आधुनिक इलाहाबाद एवं उसके आसपास का क्षेत्र आता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ के शासक उदयन का अवंती के राजा चंडप्रद्योत के साथ शत्रुता थी। महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्तम में वत्स नरेश उदयन एवं अवंती के राजा चंडप्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता के प्रेम कथा का वर्णन किया है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। उदयन ने वासवदत्ता को बिना विवाह किए कौशाम्बी ले आए। अंततो गत्वा अवंती के राजा चंडप्रद्योत ने उनका विवाह स्वीकार कर लिया एवं शत्रुता मैत्री संबंध में बदल गई। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडौला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थल है जो बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म से संबंधित है। नंबर 8, अवंती। पश्चिम भारत में स्थित यह जनपद आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बना था। अवंती के 2 भाग उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती थे, जिनमें उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। बुद्धकालीन अवंती का राजा चंडप्रद्योत था। अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अनेक बौद्ध धर्म के थेर तथा थेरी यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से चंडप्रद्योत बौद्ध बन गया। पुराणों के अनुसार चंडप्रद्योत शक्तिशाली राजा था। उसके समय में अवंती का मगध, वत्स तथा कोसल के साथ युद्ध हुआ था। कालांतर में मगध के सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अवंती राज्य का पर्याप्त आर्थिक महत्व था, क्योंकि अनेक व्यापारिक मार्ग इसी रास्ते से गुजरते थे। जैसे गुजरात के भड़ौच बंदरगाह का रास्ता यहीं से जाता था। कौशाम्बी के राजा उदयन एवं अवंती अर्थात आधुनिक उज्जैन के राजा चंडप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की दंत कथा प्रसिद्ध है। नंबर 9, कुरु।
मेरठ दिल्ली तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध काल में यहां का राजा कौरव्य था। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार कुरु पांचालों का जोड़ा अत्यधिक शक्तिशाली था। इन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यादवों, भोजों और पांचालों के साथ कुरु राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था, किंतु बाद में यहां गणतंत्र की स्थापना हुई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वत्स प्रदेश में कुरु की ही शाखा के राजवंश थे। शायद यह तब हुआ होगा जब कुरु प्रदेश का महत्वपूर्ण नगर हस्तिनापुर बाढ़ में नष्ट हो गया। नंबर 10, पांचाल। पांचाल जनपद उत्तर वैदिक काल से ही प्रसिद्ध था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से बनता था। इसके दो भाग उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल थे। इनमें उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर पांचाल प्रदेश में ही स्थित था। इसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल एवं पश्चिम में कुरु जनपद थी। महाभारत में तो पांचाल के अनेक उल्लेख मिलते हैं। स्वयं द्रौपदी भी तो पांचाली कहलाती थीं। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु कौटिल्य के समय गणराज्य हो गया था। नंबर 11, शूरसेन। यह महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनाई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। कृष्ण यहीं के राजा थे। शूरसेन का राजा अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था और उसने ही अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। राजा के नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि शूरसेन राज्य और अवंती राज्य के बीच वैवाहिक संबंध होते रहे होंगे। पाणिनि के समय अंधक तथा वृणजन का निवास स्थान मथुरा में ही था। कालांतर में इन जातियों ने एक पारस्परिक संघ की स्थापना की। नंबर 12, चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड प्राचीन काल का चेदी महाजनपद था, जो यमुना नदी के किनारे स्थित था। इसकी सीमा कुरु महाजनपद के साथ जुड़ी हुई थी। इसकी राजधानी सोथिवती थी। सोथिवती की ही पहचान महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। कलिंग। उड़ीसा में चेदी वंश का राजा खारवेल था। संभवतः इसी चेदी प्रदेश की कोई शाखा कलिंग में स्थापित की गई होगी। नंबर 13, मत्स्य। ये महाजनपद आधुनिक जयपुर के पास स्थित था। विराट नामक संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर कहलाई। मत्स्य प्रदेश कभी चेदी जनपद के अधीन था। नंबर 14, गांधार। प्राचीन भारत के उत्तरापथ में यह जनपद अवस्थित था। यह आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। प्राचीन काल में तक्षशिला विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, जिस कारण से इसका नाम तक्षशिला पड़ा। इसका दूसरा प्रमुख नाम पुष्कलावती था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गांधार में पुष्कर सारिन नामक राजा था, जिसने अवंती के साथ युद्ध किया और चंड प्रद्योत को हराया। पुष्कर सारिन का मगध के साथ अच्छे संबंध थे। मगध में उसने अपना राजदूत तथा बिंबसार के नाम एक पत्र भेजा था। नंबर 15, कंबोज। गांधार की तरह यह महाजनपद भी उत्तरापथ में अवस्थित था। यह आधुनिक राजौरी और हजारा जिले में स्थित था, जिसकी राजधानी राजपुर अथवा हटक थी। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा। इन सभी महाजनपदों में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। नंबर 16,
अश्मक। यह महाजनपद दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, जिसकी राजधानी पोतना थी। दीघ निकाय के महागोविंद सुत्त के अनुसार रेणु नामक सम्राट के पुरोहित महागोविंद ने अपने साम्राज्य को 7 राज्यों में बांटा था, जिनमें से एक अश्मक भी था। 16 महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। नंबर 2, बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। गणराज्यों की व्यवस्था की कार्य पद्धति राजतंत्र से अलग होती थी। इस पद्धति में कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च न होकर सभी व्यक्तियों की समान भागीदारी होती थी। 600 ईसा पूर्व में जहां एक तरफ राजाओं के तले बड़े बड़े 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनाए हुए थे, जिनमें नेपाल की तराई में आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक कई गणराज्यों के होने की जानकारी हमें तत्कालीन समय के साहित्यों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिनमें वैशाली के लिच्छवी, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल तथा मिथिला के विदेह आदि प्रमुख थे। अगर हम इन गणराज्यों के मूल में जाने का प्रयास करें तो मालूम होता है कि इन राज्यों में पहले राजा शासन करता था। यह संभव है कि राजा के निरंकुश शासन से तंग आकर जनता ने गणराज्य स्थापित किया हो। गणराज्यों का भौगोलिक क्षेत्र प्रायः हिमालय की तलहटी था। यह संभव है कि जब गंगा घाटी में जन से जनपद की प्रक्रिया चल रही थी, तब कबायली लोग जो निरंकुश राजा से सहमत न रहे हों, वो इन अगम्य प्रदेशों में आकर बस गए हों। बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अतिरिक्त गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व में होने के प्रमाण मिलते हैं, जो निम्नवत हैं। नंबर 1, कपिलवस्तु के शाक्य। नंबर 2, शुमसुमार पर्वत के भग्ग। नंबर 3, अलकप्प के बुली। नंबर 4, केसपुत्त के कालाम। नंबर 5, रामग्राम के कोली। नंबर 6, कुशीनारा के मल्ल। नंबर 7, पावा के मल्ल। नंबर 8, पिपलिवन के मोरी। नंबर 9, वैशाली के लिच्छवी। नंबर 10, मिथिला के विदेह। नंबर 1, कपिलवस्तु के शाक। नेपाल की तराई में स्थित इस गणराज्य की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा घाट से की जाती है। नंबर 2, सुमसुमार पर्वत के भग्ग। इनकी पहचान मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान के चुनार से की जाती है। भग्ग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्गवंश से संबंधित थे, जहां वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। भग्ग लोग वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे। नंबर 3, अलकप्प के बुली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था, जिसकी राजधानी वेठ द्वीप बोतिया थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नंबर 4, केसपुत्त के कालाम। कोसल के पश्चिम में स्थित यह गणराज्य संभवतः सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक विस्तृत था। आलार कालाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे, जो उरुवेला के समीप रहते थे। नंबर 5, रामग्राम के कोलीय। शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। कोलीय गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। नंबर 6, कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा की पहचान आधुनिक कुशीनगर नामक जिले से की जाती है। रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया। नंबर 7, पावा के मल्ल। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पड़रौना नामक स्थान पर था। पावा के मल्लों द्वारा एक संसद भवन बनवाया गया, जिसको उत्भटक कहते थे। भगवान बुद्ध ने इसका उद्घाटन किया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के बाद मल्लों को भी जीत लिया। नंबर 8, पिपलिवन के मोरी। पिपलिवन का संबंध गोरखपुर जिले में
कुसुमी के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से था। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुआ। नंबर 9, वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा एक शक्तिशाली गणराज्य था। इसके साथ ही यह विश्व का पहला गणतंत्र था। नंबर 10, मिथिला के विदेह। यह गणराज्य बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिले के भूभाग में स्थित था। विदेह के लोग वज्र संघ के सदस्य थे। मगध का उत्कर्ष। इस समय सभी महाजनपदों में मगध, वत्स, कोसल एवं अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। यद्यपि इनमें आपस में वैवाहिक संबंध थे, फिर भी अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए ये आपस में संघर्षरत रहते थे। इस संघर्ष में अंततः मगध विजयी रहा। मगध के शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण उसकी भौगोलिक स्थिति, लोहे की प्रचुरता एवं योग्य शासक थे। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा जैसे नदियां और जंगल थे, जिनमें जंगलों से राज्य के लिए लकड़ी, वन संसाधन एवं सेना के लिए हाथी मिलते थे। वहीं दूसरी तरफ नदियों से सुरक्षा के साथ साथ सस्ता व्यापारिक मार्ग उपलब्ध होता था। मगध के पास स्थित छोटा नागपुर की लोहे की खानों में मगध का एकाधिकार था, जिससे मगध को अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसी प्रकार इसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र 4 नदियों गंगा, सोन, गंडक एवं पुनपुन के संगम पर स्थित होने के कारण अभेद जलदुर्ग के समान थी। अब आइए मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख वंशों का अध्ययन करें। नंबर 1, हर्यक वंश। नंबर 2, शिशुनाग वंश। नंबर 3, नंद वंश। नंबर 1, हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, जिसका अर्थ अपने पिता को मारकर राज सिंहासन पर बैठना होता है। इस वंश की शासनावधि 6वीं एवं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रही। इस वंश के प्रमुख राजा निम्नवत हैं। ए. बिंबिसार। बी. अजातशत्रु या कुणिक। सी. उदायन या उदयभद्र। एफ. नागदशक। ए. बिंबिसार। बिंबिसार मगध पर हर्यक वंश का संस्थापक था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। बिंबिसार बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, जिसने कुछ वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसी क्रम में इसने 3 राजवंशों लिच्छवी गणराज्य, कोसल तथा मद्र से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके उसे काशी प्रदेश तो मिल ही गया, साथ ही साथ उसने अपनी पश्चिमी सीमा को भयरहित कर लिया। मगध को उत्तर की ओर वज्र संघ से भय रहता था, जिसके लिए बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह करके वज्जियों से भी मैत्री संबंध बना लिया। इसी क्रम में कुरु के समीप मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इसने विवाह किया। अब पूर्व की ओर उसने अंग राज्य पर आक्रमण करके उसके राजा ब्रह्मदत्त को मार डाला और अंग को मगध राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रद्योत की पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए एवं महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए उनके पास भेजा। यद्यपि बिंबिसार जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों को संरक्षण प्रदान करता था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे बौद्ध धर्म का अनुयायी मानते हैं। इसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। इसकी हत्या इसके ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। बी. अजातशत्रु या कुणिक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त किया, परंतु जैन साहित्य में अजातशत्रु को पितृ हत्या का दोषी नहीं ठहराया गया है। यह सत्य है
कि सिंहासन पाने की प्रबल आकांक्षा को अजातशत्रु रोक न सका और उसने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर मगध का सिंहासन हस्तगत कर लिया। इसे कुड़िक या पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु द्वारा अपने पिता पर की गई इस प्रकार की बर्बरता से खिन्न होकर कोसल नरेश प्रसेनजीत ने काशी को मगध से वापस ले लिया। काशी को पाने के लिए अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया, जिसमें कोसल नरेश की हार हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में संधि हुई और अजातशत्रु को न केवल काशी का प्रांत मिला, अपितु कोसल की राजकुमारी वाजिरा का हाथ भी। इसी प्रकार इसने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। वज्र संघ को हराने में अजातशत्रु ने 2 नए प्रकार के हथियारों रथमूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया, जो कि एक क्रांतिकारी प्रयोग था। इस प्रकार काशी और वैशाली को उसने मगध का अंग बना लिया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके शासन काल में ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जिनके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था तथा इसने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। सी उदायीन। यह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसको उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। तत्कालीन समय में काशी वज्जियों तथा अंग प्रांत मगध में विलीन हो चुके थे, जिसके फलस्वरूप मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। 5 पहाड़ियों से घिरा राजगृह नामक स्थान राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं रह गया था। अतएव उदायीन ने नई राजधानी के लिए गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले आया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर नाम से भी जाना जाता था। उदायीन जैन धर्म का अनुयायी था। यहां पर यह ध्यातव्य है कि वत्स महाजनपद के राजा का नाम उदयन था। एक जैसे नाम होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रम की स्थिति बन जाती है। अतः वत्स राज उदयन एवं मगध नरेश उदायीन में अंतर ध्यान रखें। डी नाग दशक। ये उदायीन का पुत्र था। इस वंश का अंतिम शासक नाग दशक ही था, जिसको उसके अमात्य शिशुनाग ने गद्दी से हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। नंबर 2, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासनकाल 5वीं एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रहा। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को सत्ता से हटाकर मगध पर नागवंश की नींव डाली। इस वंश के प्रमुख शासक निम्न हैं। ए शिशुनाग, बी कालाशोक या काकवर्ण। ए शिशुनाग। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर ली। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाना था। बी कालाशोक या काकवर्ण। शिशुनाग के बाद कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा, जिसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। कालाशोक के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जो कि उसके द्वारा बौद्ध धर्म मानने का प्रमाण है। कालाशोक की हत्या किसी व्यक्ति ने छुरा घोंप करके की थी। नंबर 3, नंदवंश। नंदवंश। नंदवंश की स्थापना महानंदिन ने की, परंतु शीघ्र ही महापद्मनंद ने उसका वध कर दिया और शासक बन गया। इसका शासनकाल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रहा। महापद्मनंद एक शूद्र दासी पुत्र था। नंदवंश के शासकों में महापद्मनंद एवं अंतिम धनानंद प्रमुख थे। ए महापद्मनंद। पुराणों में से परशुराम का दूसरा अवतार
एवं सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। महापद्मनंद मगध साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था, जिसने पहली बार कलिंग की विजय की एवं वहां एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में किया गया। इसी अभिलेख से महापद्मनंद द्वारा कलिंग से जिनसैन की जैन प्रतिमा उठाए जाने का प्रमाण मिलता है। इसने एक छत्र शासन किया तथा एकराट की उपाधि धारण की। इसी के समय मगध राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। बी धनानंद, यह नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके पास एक बड़ा साम्राज्य तथा प्रचुर धन था। नंद वंश के सम्राटों ने विशाल सेना का संगठन किया और देश के लिए एक सुव्यवस्थित तथा संगठित शासन प्रणाली को जन्म दिया। इन्होंने पाटलिपुत्र को न केवल राजनीति का वरन शिक्षा का भी केंद्र बना दिया। धनानंद एक अत्यंत घमंडी एवं करों द्वारा जनपद का खून चूसने वाला शासक था। इसकी प्रजा इससे बहुत दुखी थी। नंद वंश के शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। धनानंद के जैन अमात्य सक्टाल तथा स्थूलभद्र थे। धनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। यद्यपि सिकंदर की सेना पुरु, ग्लोग निकाय, कठ आदि को परास्त करते हुए व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच गई। व्यास नदी के उस पार विशाल एवं शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अंततः सिकंदर को अपने सैनिकों के हट के आगे झुकना पड़ा और सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। सिकंदर के आक्रमण से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे बड़े राज्यों की सत्ता नष्ट हो गई। ये राज्य कमजोर एवं जर्जर अवस्था में पहुंच गए। तत्कालीन समय में ही नंद वंश द्वारा अपमानित किए जाने पर चाणक्य ने उसे समूल नष्ट करने का प्रण किया था। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास अच्छा अवसर था। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को विजित किया और अपनी शक्ति एवं सेना को बढ़ाया। फिर मगध में धनानंद के शासन को जड़ से उखाड़ फेंका और प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। नंबर 4, 600 ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था। इस समय गंगा घाटी के लोगों के भौतिक जीवन में समृद्धि आई। इस काल को आर्थिक क्रांतिकारिता के काल के रूप में जाना जाता है। इस समय अर्थव्यवस्था के लगभग क्षेत्रकों में विकास दिखाई देता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, कृषि अधिशेष। इस समय लोहे का प्रयोग होने के फलस्वरूप गहरी जुताई हुई तथा कृषि में अधिशेष उत्पादन हुआ। इस समय पहली बार धान की रोपणी तकनीक साली या महासाली का आविष्कार किया गया। गंगा के प्राकृतिक उपजाऊपन तथा सिंचाई का लाभ उठाया गया। परिणामतः उत्पादन को बढ़ावा मिला। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 वर्ष के बाद गंगा घाटी में जनसंख्या वृद्धि के प्रमाण मिलते हैं। गंगा घाटी में कई नगरों का उदय हुआ, जिनमें राजगृह, वैशाली, साकेत, काशी, कौशाम्बी, चंपा आदि मुख्य थे। इन्हीं नगरों के आसपास व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। नंबर 3, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार का उद्भव। इस समय भारत में सुव्यवस्थित मुद्रा बाजार का विकास दिखाई देता है। भारत के प्राचीनतम आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्राप्त होने लगते हैं। पहली बार आहत सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ये आहत सिक्के चांदी अथवा तांबे के बने होते थे, जिनमें चांदी का आहत सिक्का प्राचीनतम माना जाता है। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें धातु की चादरों को काटकर उन पर मछली, सांड, सूर्य, चंद्र, हाथी, पेड़, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर केवल प्रतीक मिलते हैं। इन पर किसी भी लिपि में कुछ भी लिखा नहीं गया है। 600 ईसा पूर्व में पहली बार पूंजी बाजार
एवं वित्तीय बाजार का उद्भव प्रतीत होता है। बड़े बड़े भूमि के मालिक गृहपतियों को कृषि में जो अधिशेष हुआ उसे उन्होंने बाजार में एक निवेशक के रूप में निवेश किया। इसी समय कई महाजनों एवं सूदखोरों द्वारा ब्याज पर पूंजी देने की चर्चा मिलती है। पूंजी निवेशकों के इस वर्ग के आने से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पूंजी का प्रवाह हुआ, जिससे नए नए व्यवसायों तथा आर्थिक क्रियाकलापों के लिए पूंजी जुटाना आसान हुआ। परिणामतः आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा मिला। नंबर 4, श्रेणी संगठन। 600 ईसा पूर्व में भारत में निगमित तथा संगठित व्यापार की नींव पड़ी, जिसमें व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे, जिसे गिल्ड अर्थात श्रेणी कहा जाता था। इसमें उत्पादन से लेकर बिक्री तक लोग संगठित होकर व्यापार करते थे। इसके अंतर्गत कुम्हार, रथकार, बढ़ई, धातुकार, सुनार, हाथी दांत का काम करने वाले तथा रेशम का काम करने वाले आदि कारीगर थे। श्रेणी के प्रमुख को जेठाक कहा जाता था। श्रेष्ठी कई बार महाजन का काम करते थे और बहुधा श्रेणियों के मुखिया भी होते थे। व्यापारियों के यातायात का प्रधान सार्थवाह होता था, जिसे व्यापारियों का नेता भी कहा जाता था। इन श्रेणी संगठनों को राज्य से स्वायत्तता होती थी। फलस्वरूप श्रेणियों ने खूब मुनाफा कमाया और बढ़ चढ़कर आर्थिक क्रियाकलाप में हिस्सा लिया। श्रेणियों के अपने कानून होते थे, जिसे राज्य मान्यता प्रदान करता था। श्रेणियों के पास कार्यकारी तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते थे। श्रेणी प्रमुख मृत्यु दंड छोड़कर अपने सदस्यों को अन्य प्रकार के दंड दे सकता था। यहां तक कि यदि किसी श्रेणी की सदस्य महिला को बौद्ध संघ में प्रवेश करना हो तो अपने पति के साथ साथ श्रेणी प्रमुख से भी इजाजत लेनी पड़ती थी। इसी प्रकार नापतौल, वस्तुओं का मूल्य, मजदूरी आदि का निर्णय भी श्रेणियां करती थीं। विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए भांडारागारिक नामक पदाधिकारी होता था। बड़े नगरों में व्यापारियों की बड़ी श्रेणियां होती थीं, जिसके प्रधान को महाश्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेणियों की अपनी सेनाएं होती थीं, जिसे श्रेणी बल कहा गया है। यहां तक कि श्रेणियों के प्रमुख अपना निजी छत्र पताका का प्रयोग करते थे, जिससे समाज में उनकी हैसियत का पता चलता है। नंबर 5, लंबी दूरी के व्यापार का उद्भव। हड़प्पा सभ्यता में विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। काफी समय बाद 600 ईसा पूर्व में एक बार फिर से विदेशी व्यापार होने की पुष्टि होती है। इस समय उत्तरापथ मार्ग की चर्चा मिलती है। यह मार्ग मगध की राजधानी राजगृह से काशी, मथुरा होते हुए तक्षशिला तक जाता था। अनेक स्थानों पर घोड़ों के सौदागरों का उल्लेख मिलता है, जो कंबोज एवं गांधार से उत्तरापथ से आकर काशी में घोड़ा बेचते थे। अन्य प्रमुख मार्ग उत्तरापथ के मथुरा से उज्जैन होते हुए आधुनिक गुजरात के भड़ौच बंदरगाह तक जाता था। इसी प्रकार मगध की राजधानी राजगृह बंगाल में पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से जुड़ी हुई थी। इनके अलावा महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर सोपारा नामक बंदरगाह था। इन बंदरगाहों के माध्यम से भारत का आंतरिक क्षेत्र बाह्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। इस काल में चांदी के आहत सिक्के प्रचलन में थे। इस समय चुंगी कर वसूलने वाला अधिकारी शौल्किल या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। नंबर 5, भारत पर बाह्य आक्रमण। जब पूर्वी भारत में मगध के नेतृत्व में एकीकरण का दौर चल रहा था, लगभग तभी पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में आतुर थे। सभी राज्यों में वैमनस्य एवं संघर्ष चलता रहता था। ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो इन छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार करके एक बड़े साम्राज्य के रूप में राजनीतिक एकता स्थापित कर पाता। इस राजनीतिक दुर्बलता एवं अराजकता ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप भारत में 2 भीषण विदेशी आक्रमण हुए। नंबर 1, हखामनी अर्थात ईरानी आक्रमण। नंबर 2, सिकंदर का यूनानी आक्रमण।
आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, हखामनी अर्थात ईरानी आक्रमण एवं इसका प्रभाव। ईरानी आक्रमण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें हेरोडोटस, स्ट्रेबो, एरियन तथा हखामनी राजाओं के शिलालेखों से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। ईरानियों को हखामनी कहा जाता था। 559 से 529 ईसा पूर्व में साइरस नामक राजा फारस में शासन करता था। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के साथ इसने बैक्ट्रिया, सीस्तान, मकरान को जीतकर कपिशा पर चढ़ाई की और हिंदुकुश पर्वतमाला तक के प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से फारस की पूर्वी सीमा भारत के पश्चिमी सीमा के साथ आ लगी। हिंदुकुश पर्वत के पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान का क्षेत्र था जो भारत में था। इतिहास के पिता कहा जाने वाला हेरोडोटस बताता है कि क्षेत्र विस्तार की भूख को लेकर हखामनी साम्राज्य का शासक डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र कंबोज, गांधार एवं सिंध पर कब्जा कर लिया तथा इस इलाके को अपना 20वां प्रांत बनाया। डेरियस प्रथम को ही दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। भारत का यह क्षेत्र जनसंख्या एवं संसाधनों में समृद्ध था, जहां से हखामनी साम्राज्य को 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था। हखामनी साम्राज्य का भारत में प्रभाव। यद्यपि भारत का मात्र पश्चिमोत्तर क्षेत्र ही हखामनी साम्राज्य के अधीन हुआ था, फिर भी निसंदेह इसने भारतीय इतिहास को आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक तौर पर प्रभावित किया। नंबर 1, आर्थिक प्रभाव। हखामनी साम्राज्य से संपर्क होने पर भारत का ईरान के साथ साथ अन्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा। कुछ विद्वान भारतीय सिक्कों पर ईरानी सिक्कों का प्रभाव मानते हैं। ईरानी सिक्कों को उलूक कहा जाता था। नंबर 2, सांस्कृतिक प्रभाव। ईरानी संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिम प्रदेशों में खरोष्टी नामक एक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी आरमेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। अरामेइक लिपि के प्रभाव के कारण ही खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ विद्वान ईरानी कला जैसे राजमहल एवं स्तंभ का प्रभाव बाद में मौर्य राजप्रासाद एवं अशोक के स्तंभों पर मानते हैं। नंबर 3, राजनीतिक प्रभाव। ईरानी नरेश अपने साम्राज्य को प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रांतों में बांटते थे। इन प्रांतों को क्षबपी तथा इनके प्रशासक को क्षत्रप कहा जाता था। मौर्य काल में भी कुछ इसी प्रकार साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करने की प्रथा रही। इसीलिए कुछ विद्वान ईरान की प्रांत व्यवस्था का प्रभाव मौर्य काल के प्रांत व्यवस्था पर मानते हैं। नंबर 2, सिकंदर का आक्रमण व प्रभाव। सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से सिकंदर ने आज के मेसोडोनिया, यूनान से पूर्व की ओर प्रस्थान किया। उसने भूमध्य सागर को पार कर तुर्की, इराक एवं ईरान आदि के शासकों को हराया और उनके क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वो 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार करते हुए भारतीय क्षेत्र में आ धमका। इस समय जहां एक तरफ पूर्वी भारत में मगध नरेश धनानंद का विशाल साम्राज्य फैला हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमोत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें कुछ तो गणतंत्रात्मक एवं कुछ राजतंत्रात्मक राज्य थे। इनमें परस्पर फूट थी। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि जब सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, तब पश्चिमोत्तर भारत के प्रांत ईरानी साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। सिकंदर के भारत अभियान में अनेक देशद्रोही एवं पदलोलुप राजाओं ने सहायता की। इनमें तक्षशिला का शासक आम भी प्रमुख रूप से सिकंदर का सहयोगी बना, लेकिन सिकंदर का मार्ग आसान नहीं था। कपिशा और तक्षशिला के बीच की स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाकू जातियों ने पग पग पर लोहा लिया।
पश्चिमोत्तर भारत में अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सक थी। यहां की खास बात थी कि जब भारी संख्या में यहां के पुरुष सैनिकों को सिकंदर की सेना ने मार डाला, तब यहां की स्त्रियों ने भी शस्त्र उठा लिया, जिसके बाद सिकंदर ने इस राज्य की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत में सिकंदर का शक्तिशाली रूप से विरोध झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पुरु अर्थात पोरस ने किया। पोरस ने सिकंदर के साथ अत्यंत वीरता के साथ युद्ध लड़ा, परंतु पराजित हुआ। बाद में सिकंदर ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया। पुरु के बाद ग्लौग निकाय तथा कठ जातियों को हराते हुए सिकंदर की सेना व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच गई। व्यास नदी के उस पार से विशाल मगध साम्राज्य की सीमा का प्रारंभ था। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अंततः सिकंदर को अपने सैनिकों के हट के सम्मुख झुकना पड़ा और सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। सिकंदर वापस लौटते समय झेलम पहुंचा और वहां पर उसने अपने द्वारा विजित प्रदेशों की देखरेख की समुचित शासन व्यवस्था की, जिसके तहत उसने अपने संपूर्ण विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। इनमें प्रथम भाग के अंतर्गत सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग रखे गए, जिसका क्षत्रप फिलिप्स को बनाया गया। इसी क्रम में दूसरे प्रांत के अंतर्गत सिंधु तथा झेलम के बीच का भूभाग रखा गया, जिसका क्षत्रप अंभी को बनाया गया। इसी प्रकार तीसरे प्रांत के अंतर्गत झेलम नदी के पूर्वी भाग से व्यास नदी तक का क्षेत्र रखा गया, जिसका क्षत्रप पोरस को बनाया गया। इनमें सबसे अंतिम प्रांत सिंधु के निचले भाग को बनाया गया, जिसका क्षत्रप पिथोन को नियुक्त किया गया। भारत के जिन क्षेत्रों में सिकंदर का आधिपत्य स्थापित हो गया था, उनके प्रमुख नगरों में यवन सेना की छावनियां स्थापित की गईं, ताकि ये प्रदेश यवन राज के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। इसके बाद सिकंदर अपने देश की तरफ वापस लौटा, जहां उसकी मृत्यु वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। सिकंदर के आक्रमण का भारत में प्रभाव। यद्यपि भारत का मात्र पश्चिमोत्तर क्षेत्र ही सिकंदर के साम्राज्य के अधीन हुआ था, फिर भी निसंदेह इसने भारतीय इतिहास को आर्थिक एवं सांस्कृतिक तौर पर प्रभावित किया। नंबर 1, आर्थिक प्रभाव। सिकंदर के सैन्य अभियानों के फलस्वरूप कई नवीन मार्गों की खोज हुई, जिससे भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़ा। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। सिकंदर ने भारतीय क्षेत्र में नगरीकरण को बढ़ावा दिया। सिकंदर ने कुछ नगरों को बसाया, जिनमें झेलम के तट पर अपने घोड़े के नाम पर वोकेफाल नामक नगर तथा काबुल के पास अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया नामक नगर बसाया। नंबर 2, सांस्कृतिक प्रभाव। एशिया में यवनों की कई बस्तियां हो गईं, जिससे भारतीयों का सांस्कृतिक आदान प्रदान यूरोप के साथ होने लगा। ज्योतिष तथा कला के क्षेत्र में भारत में यूनान का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नंबर 3, इतिहास निर्माण में सहायक। सिकंदर के आक्रमण की तिथि ईसा पूर्व 326 ने प्राचीन भारत के तिथिक्रम के अनेक गुत्थियों को सुलझा दिया। यह तिथि प्राचीन भारत के क्रमागत इतिहास लेखन में बहुत ही सहयोगी साबित हुई। इसके अतिरिक्त सिकंदर की सेना के साथ बहुत सारे विद्वान लेखक एवं इतिहासकार भी आए थे, जिन्होंने सिकंदर के अभियान का विस्तृत वर्णन किया है। इनके वर्णनों के आधार पर हमें तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 4, राजनीतिक प्रभाव। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। सिकंदर के आक्रमण से पश्चिमोत्तर एवं पश्चिमी भारत के छोटे बड़े राज्यों की सत्ता नष्ट हो गई। सिकंदर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था, लेकिन उसके भारत छोड़ने के पहले ही उसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। ये विद्रोह धीरे धीरे और भी बढ़ गए होंगे। इन राज्यों के कमजोर पड़ जाने पर चाणक्य एवं चंद्रगुप्त के पास अच्छा अवसर था कि इन्हें अपने में मिलाकर
मगध पर चढ़ाई की जाए एवं भारत का एकीकरण किया जाए। सिकंदर के आक्रमण से पश्चिमोत्तर राज्यों को भी यह स्पष्ट हो गया था कि केवल देश प्रेम की भावना ही सुरक्षा के लिए काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए एकता, सैन्य शक्ति एवं योग्य प्रशासक की आवश्यकता होती है। सिकंदर के भारत से लौटने के बाद उसकी विजय के जो थोड़े बहुत चिन्ह रह गए थे, उसे चंद्रगुप्त ने मिटा दिया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा था कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, परंतु भारत अपरिवर्तित रहा। द्वितीय नगरीय क्रांति तथा मगध का उत्कर्ष। स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा काल में हुई थी। नंबर 2, द्वितीय नगरीय क्रांति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में हुई। नंबर 3, व्यवसायियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था और श्रेणी का प्रमुख श्रेष्ठिन अथवा जेतक कहा जाता था। नंबर 4, व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान सार्थवाह कहलाता था, इसे व्यापारियों का नेता कहा जाता था। नंबर 5, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध बंदरगाह भृगुकच्छ, भड़ौच तथा ताम्रलिप्ति थे। नंबर 6, अंगराज्य की राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। नंबर 7, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवियों का प्रसिद्ध शासक चेटक था। नंबर 8, वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। अजातशत्रु के समय इसे मगध राज्य में मिला लिया गया। नंबर 9, कोसल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन था। नंबर 10, वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध के समय यहां का राजा उदयन था। नंबर 11, बुद्ध के समय कुरु राज्य का शासक कौरव्य था। नंबर 12, अवंती का शासक चंडप्रद्योत था। चंडप्रद्योत को बौद्ध आचार्य महाकच्चायन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नंबर 13, शूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी। यूनानी शूरसेन को शूरसेनोई तथा मथुरा को मेथोरा कहते थे। नंबर 14, बुद्ध के समय अवंती का राजा चंडप्रद्योत था। नंबर 15, महाभारत में चेदी राज्य का वर्णन मिलता है। शक्तिमती सोत्थिवती चेदी राज्य की राजधानी थी। नंबर 16, मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर थी। नंबर 17, खोडश महाजनपदों में दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य अश्मक शामिल था। नंबर 18, कंबोज राज्य उत्तम घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 19, मगध राज्य में हर्यक कुल की स्थापना बिंबसार ने की थी। बिंबसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। नंबर 20, बिंबसार ने राजगृह की नींव डाली तथा उसे राजधानी बनाया था। नंबर 21, अजातशत्रु का प्रसिद्ध मंत्री वत्सकार था। नंबर 22, अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से विवाह किया था। नंबर 23, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में संपन्न हुई थी। यह संगीति 483 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। नंबर 24, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। नंबर 25, उदायन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की नींव डाली तथा इसको अपनी राजधानी बनाया। नंबर 26, शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध राज्य में मिलाया था। इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। नंबर 27, कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नंबर 28, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंबर 29, पुराण में नंदों को शूद्र कहा गया है। नंबर 30, महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था। नंबर 31, नंद वंश के शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। नंबर 32, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। नंबर 33, नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने किया। नंबर 34, धनानंद के समकालीन जैन विद्वान स्थूलभद्र थे। नंबर 35, तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नंबर 36, विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य वैशाली का लिच्छवी राज्य था। नंबर 37, सिकंदर का जल सेना नायक न्योरकस था।
द्वितीय नगरीय क्रांति तथा मगध का उत्कर्ष पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। प्रथम स्तर। नंबर 1, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के थे? उत्तर, चांदी के आहत सिक्के। नंबर 2, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहां खोदी गई थी? उत्तर, कलिंग में। नंबर 3, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उत्तर, अवंती। नंबर 4, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उत्तर, उदाइन। नंबर 5, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उत्तर, उदाइन ने। नंबर 6, उदयन वासवदत्ता की दंतकथा कहां से संबंधित है? उत्तर, कौशांबी से। नंबर 7, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कौन सा एक प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? उत्तर, काशी। नंबर 8, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर, लिच्छवियों के द्वारा। नंबर 9, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? उत्तर, वैशाली में। नंबर 10, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजन पदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? उत्तर, अंगुत्तर निकाय में। नंबर 11, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां स्थित थी? उत्तर, अहिच्छत्र में। नंबर 12, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती कहां की राजधानी थी? उत्तर, चेदी राज्य की। नंबर 13, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? उत्तर, अश्मक। नंबर 14, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उत्तर, अजातशत्रु। नंबर 15, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर, शिशुनाग के शासनकाल में। नंबर 16, नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? उत्तर, मौर्य राजवंश ने। नंबर 17, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके राज्य से संबंधित था? उत्तर, बिंबिसार के राज्य से। नंबर 18, मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? उत्तर, धनानंद। नंबर 19, धनानंद की पुत्री का क्या नाम था जिसका चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ था? उत्तर, दुर्धरा। नंबर 20, धनानंद का सेनापति शकटाल किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर, जैन धर्म का। नंबर 21, भारतीय इतिहास में पहला अकाल किस समय पड़ा था? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। नंबर 22, भारत के पहले अकाल का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? उत्तर, जैन साहित्य में। नंबर 23, भारतीय इतिहास का पहला वास्तुकार कौन था? उत्तर, महागोविंद। नंबर 24, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? उत्तर, जीवक। नंबर 25, चाणक्य से पूर्व भारत का महान कूटनीतिज्ञ कौन था? उत्तर, अजातशत्रु का मंत्री वत्सकार। नंबर 26, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? उत्तर, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। नंबर 27, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? उत्तर, कालाशोक के समय। द्वितीय नगरीय क्रांति तथा मगध का उत्कर्ष पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। द्वितीय स्तर। नंबर 1, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? उत्तर, बिंबिसार। नंबर 2, वत्सकार किस शासक का मंत्री एवं कूटनीतिज्ञ था? उत्तर, अजातशत्रु का। नंबर 3, प्रथम बौद्ध संगीति किस मगध शासक के समय हुई थी? उत्तर, अजातशत्रु के समय। नंबर 4, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? उत्तर, बेबीलोन में। नंबर 5, चंपा किस राज्य की राजधानी थी? उत्तर, अंगराज्य की। नंबर 6, प्रसेनजीत कहां का शासक था? उत्तर, कोसल राज्य का। नंबर 7, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? उत्तर, मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में। नंबर 8, महावीर की माता त्रिशला किस शासक की बहन थी? उत्तर, चेटक की। नंबर 9,
चंड प्रद्योत कहां का शासक था? उत्तर अवंतिका। नंबर 10, राजगृह की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर बिंबिसार ने। नंबर 11, शूरसेन की राजधानी कहां थी? उत्तर मथुरा। नंबर 12, उदयन कहां के शासक थे? उत्तर कौशांबी के। नंबर 13, पाटलिपुत्र की नींव किसने डाली थी? उत्तर उदाइन ने। नंबर 14, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? उत्तर कालाशोक के समय। नंबर 15, भारतीय इतिहास का प्रथम देशद्रोही किसे कहा जाता है? उत्तर गांधार शासक आंभी को। नंबर 16, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? उत्तर तक्षशिला विश्वविद्यालय। नंबर 17, बुद्ध के परम प्रिय शिष्य आनंद किस बौद्ध संगीति में शामिल हुए थे? उत्तर प्रथम बौद्ध संगीति में। नंबर 18, महापद्मनंद किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर जैन धर्म का। नंबर 19, पुराण नंदों को किस जाति या वर्ण का मानते हैं? उत्तर शूद्र जाति या वर्ण का। नंबर 20, शकटाल किसका सेनापति था? उत्तर धनानंद का। नंबर 21, धनानंद का अंत किसने किया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंबर 22, धनानंद ने किसका अपमान किया था? उत्तर चाणक्य का। नंबर 23, चाणक्य ने किसे खरीदा था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य को। नंबर 24, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? उत्तर अर्थशास्त्र। नंबर 25, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? उत्तर राजनीति से। नंबर 26, सर्वप्रथम शक्तिशाली शूद्र जाति का कौन राजा हुआ? उत्तर महापद्मनंद। नंबर 27, शिशुनाग ने किस नगर को राजधानी बनाया था? उत्तर वैशाली को। नंबर 28, कौशांबी किस नदी के तट पर स्थित था? उत्तर यमुना नदी के तट